हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की 7 फरवरी 2023 को सीटेट पेपर 1 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था उस सभी प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। यह प्रश्न कब पूछा गया था? आपका 7 फरवरी 2023 को आपका सीटेट पेपर 1 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आप 2011 से लेकर के जब से सीटेट की परीक्षाएं की शुरुआत हुआ है 2011 से 2024 तक, अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आपका पूछा गया है, सिर्फ पूछे हुए प्रश्न को पढ़ लेते हैं आप, तो मैं कहता हूं कि आप सीटेट की एग्ज़ाम आराम से पास कर जाएंगे। यही सब प्रश्न आपको सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रश्न की भाषा को बदल देता है, लेकिन प्रश्न का जो बेस होती है यही बेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही टेस्ट लगाइए और इसी क्वेश्चन को आप पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सीटेट की एग्ज़ाम आप आराम से पास कर जाएंगे। और हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के आज हम पहुंच गए हैं 2023 में। आज हमारा क्लास होगा 7 फरवरी 2023 को जो हिंदी से प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। इसके पीछे जितने भी वर्षों में आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है उस सभी का वीडियो हम अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे 7 फरवरी 2023 को हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं, आप जानते हैं कि आपका हिंदी से सीटेट में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का जो आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर प्रश्न पूछता है। यदि आप गद्यांश को सही से और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो इसी गद्यांश में आपको प्रश्न जो है ना, इसका उत्तर छुपा हुआ रहता है। आपका प्रश्न का उत्तर जो है आपका गद्यांश में ही छुपा रहता है। तो पहले आपको एक गद्यांश दे देगा और इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछेगा, और उस गद्यांश का उस गद्यांश से जो आपका प्रश्न बनेगा उसका उत्तर इसी गद्यांश में आपका छुपा रहता है। तो पहले आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ करके उस पर जो आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा उसका उत्तर बताना है। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर के 15 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो पहले यहाँ देखिए निर्देश दिया हुआ 91 से 99, 91 से 99 आपका निर्देश दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्या है, आपका यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ करके और इस पे जो इसका जो है ना सही प्रश्नों का उत्तर आपका बताना है। ठीक है, पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपका बताना है आपको। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या गद्यांश दिया हुआ है, पहले गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर आपको बताना है। पहले तो गद्यांश को पढ़िए। क्या है गद्यांश? कहता है कि आजकल बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही है। आजकल बड़े बड़े जो कल कारखाने उद्योग है उसमें जो धुआं निकलती है उससे वो क्या है, आपका वायुमंडल में क्या है, वो वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है और प्राणघातक जहरीली हवा जो है ना वह छोड़ रही है। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाला पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है। ठीक है, जो कल कारखाने से जो आपका गंदे जल निकलता है उसको कहाँ छोड़ा जा रहा है, आपका नदियों तालाबों में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्या है नदियों तालाबों की पानी दूषित हो रही है, जो नदियों के प्राकृतिक जल को अपेय बना रहा है। यानी जब वो पानी जो है ना, जो कल कारखाने से जो आपका कचरा निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, वो सीधे उसको नदी में बहा दिया जाता है, जिससे क्या है कि जो पानी होती है वह अपेय यानी पीने योग्य
नहीं रह जाता है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन, उनका धुआं और जहरीली गैसें भी इस प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही है। इस चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बच पाना एक कठिन कार्य लग रहा है। यानी जो देखते हैं ना कि जो सड़क पर जो गाड़ियां चलती है उससे जो धुआं निकलती है उससे भी क्या है, वायुमंडल यानी आपका जो हवा है ना वो क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि वायुमंडल के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी आप जो है ना हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यही बात यह कह रहा है कि प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब यहाँ देखिए गद्यांश दिया हुआ था, गद्यांश को हम लोग पढ़ लिए। अब इस गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है? वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ। एक पहला ऑप्शन है कारखानों की चिमनियाँ, दूसरा है कारखानों की नलियाँ, तीसरा है बड़े बड़े कल कारखाने और चौथा है कारखाने और प्रयोगशालाएं। बताइए इन चारों में से कौन सही होगा जो हमारी वायुमंडल को क्या है, विषैली हवाएं को क्या है, वायुमंडल की हवाएं को विषैला कर रहा है। इन चारों में से कौन आपका सही उत्तर होगा, बताइए। तो देखिए कल कारखानों की जो चिमनियाँ से जो धुआं निकलती है वो क्या है, वायुमंडल को क्या कर रहा है, वो जो वायुमंडल में जो हवा है उसको क्या कर रहा है, विषैला कर रहा है। ठीक है, तो कौन कर रहा है, कारखानों की चिमनियाँ। कौन कर रहा है, कारखानों की चिमनियाँ कर रही है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, कारखानाओं की चिमनियाँ। कारखानाओं की जो चिमनियाँ से जो हवा निकलती है वह क्या है, वायुमंडल को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, कारखानाओं की चिमनियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। अब कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को कौन प्रदूषित कर रहा है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है आपका कारखानाओं से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। कारखानाओं से निकलने वाला जो रसायन युक्त पानी होती है वह क्या है, नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। तो ऑप्शन आपका जो है फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, कारखानाओं से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि इनमें कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? पहला है ऑप्शन वाहन, दूसरा है उद्योग, तीसरा है कारखाने, चौथा है विद्यालय। तो देखिए विद्यालय जो है ना ये आपका वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। विद्यालय से क्या गैस निकलती है क्या? विद्यालय जो है आपका वायु प्रदूषण कर रही है? नहीं। वाहन जो है ना, वाहन से जो धुआं निकलती है वह वायु प्रदूषण कर रही है। कारखाने की चिमनियाँ से जो धुआं निकलती है वो भी वायु प्रदूषण कर रही है। उद्योग से जो आपका अवशिष्ट पदार्थ निकलती है जैसे धुआं हुआ वो भी क्या है, आपका वायु का प्रदूषण क्या है, वायु को प्रदूषित कर रही है। तो इन चारों में से जो है जो आपका 3 जो है वाहन, कारखाना, उद्योग, ये वायुमंडल को प्रदूषित करती है, लेकिन विद्यालय जो है ये आपको वायुमंडल का प्रदूषित नहीं करती है। तो ऑप्शन आपका वही आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, आपका विद्यालय। क्या होगा, आपका विद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, तो वायु प्रदूषण का कारक आपका विद्यालय नहीं होगा। इसके अलावा आपका वाहन, कारखाना, उद्योग, ये सब क्या है, आपका वायु प्रदूषण कारक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका विद्यालय जो है यह वायु प्रदूषण कारक नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, विद्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि प्राण वायु के अभाव में जीवन के असंभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम देखिए भोजन के बिना हम महीनों भर जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो प्राण वायु जो है, प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो रेखांकित पद आपका जो दिया हुआ है अभाव, तो अभाव के जगह पर कौन सा आप स्थान पर, इसके स्थान पर कौन सा वाक्य आप प्रयुक्त कर सकते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अभाव के मतलब अनुपस्थिति। ठीक है, अभाव
मतलब अनुपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अभाव जो आपका रेखांकित पद है, इसके स्थान पर कौन सा वाक्य प्रयुक्त किया जा सकता है, तो अनुपस्थिति। अभाव मतलब अनुपस्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, अनुपस्थिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 95 कहता है, 95 है आपके सामने दिया हुआ। 95 है कि गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है, वाक्य से तात्पर्य है। गद्यांश के आधार पर जो चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इस वाक्य से तात्पर्य है वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। ठीक है, चौतरफा आक्रमण हो रहा है आपका प्रदूषण का, जिससे क्या है सभ्यता बचना असंभव है। तो इसका मतलब है कि इस वाक्य से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व क्या है, संकट में है। ठीक है, वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व क्या है, संकट में है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता बचना असंभव है, इस वाक्य से तात्पर्य क्या है कि वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व क्या है, संकट में है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की बड़े बड़े शब्द युग्म है, बड़े बड़े शब्द युग्म है, कौन सा होगा, बताइए राइट आंसर। तो बड़े बड़े शब्द युग्म आपका पुनरुक्त शब्द है, क्या है आपका, पुनरुक्त शब्द है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, पुनरुक्त शब्द। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 97 है। प्रश्न नंबर 97 कहता है, चौतरफा में समास का भेद है, चौतरफा में कौन सा समास होगा, बताइए, यह आपसे पूछ रहा है। तो संख्यावाची द्विगु, ये चौतरफा जो है ना, ये द्विगु समास है। क्या है आपका, द्विगु समास है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बेहिचक शब्द है, बेहिचक शब्द है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला दिया हुआ ऑप्शन में तत्सम, तत्भव, आगत, देशज, इन चारों में से कौन है आपका बेहिचक शब्द, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका आगत जो है आपका बेहिचक शब्द है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, आगत। चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, प्रश्न की प्रसारित शब्द में प्रत्यय है, प्रस्तारित शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय किसी शब्द के क्या लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में यानी अंत में लगता है। तो प्रसारित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए, यह आपसे पूछ रहा है। तो प्रसारित शब्द में आपका ईत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रसारित शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ईत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ईत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका अंत में लगा हुआ है, प्रसारित, प्रसारित यानी ईत प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर रहेगा, ईत। ठीक है, प्रत्यय जो है ना किसी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे प्रत्यय, तो प्रसारित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ईत प्रत्यय लगा हुआ है, ईत प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, ईत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने युद्ध तो गद्यांश दिया हुआ था। अभी जो हम जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो सभी प्रश्न आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ था। अब आगे आपसे पूछ रहा है पद्यांश, यानी इसी को कहते हैं हम काव्यांश। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि निम्नलिखित कविता को पढ़कर, यानी आपको यहाँ पर पद्यांश दिया है, यानी आपको पद्यांश वाला प्रश्न अब आपसे पूछ रहा है। पद्यांश वाला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर आपको कविता दिया हुआ है और इस कविता पर आधारित जो प्रश्न आपको वहाँ पर पूछेगा, इसका सही उत्तर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न को आप सबसे पहले आप कविता को पढ़िए। यहाँ पर जो आपका पद्यांश यानी कविता दिया हुआ है, ठीक है, उस कविता को पढ़िए। कविता पढ़ने के बाद इसके आगे इस पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कविता क्या कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है, तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं।
हे मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है, जो भेद मानता है वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। यहाँ पर ये आपका क्या दिया हुआ, काव्यांश दिया हुआ था, कविता दिया हुआ था। अब इस कविता पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताना है आपको सही राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कविता में किसे संबोधित किया गया है। कविता में किसे संबोधित किया गया है, तो कविता में मातृभूमि को संबोधित किया गया है। किसको संबोधित किया गया है, मातृभूमि को संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है। कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कवि ने मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना है। कवि ने मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना है, इस पर क्या है, दुख व्यक्त किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यानी मातृभूमि द्वारा लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, मातृभूमि पर क्या है, लोगों में क्या है, एक दूसरे से भेदभाव किया जा रहा है। तो इसी पर कवि ने आपको अपना दुख व्यक्त किया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न की मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मातृभूमि की जो है ना, मातृभूमि की जो विशेषता जो है ना, किस विशेषता की ओर आपको संकेत किया गया है, तो सभी पर समान उपकार करना। सभी पर समान उपकार करना ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सभी पर समान उपकार करना मातृभूमि की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। मातृभूमि की विशेषता की ओर क्या चीज़ का संकेत किया गया है, तो सभी पर समान उपकार करना। सभी पर समान उपकार करना, इसकी ओर संकेत किया गया है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, सभी पर समान उपकार करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार, तो सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग परिणाम मिलते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उसको बुरे परिणाम मिलते हैं। तो सभी प्राणियों को उनको कर्म के अनुसार क्या है, उनको अलग अलग परिणाम मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, अलग अलग परिणाम मिलते हैं। सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। देखिए प्रश्न है आपका 104 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि लोचन युक्त से तात्पर्य है। लोचन युक्त से तात्पर्य है, तो लोचन युक्त से तात्पर्य है जो देख सकते हैं। जो देख सकते हैं उसको कहते हैं लोचन। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, जो देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है बच्चों, प्रश्न की विशेषण शब्द नहीं है। प्यारे, सम, संबंध, न्यारे, इनमें कौन विशेषण शब्द नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो संबंध जो है आपका विशेषण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, संबंध। ठीक है, क्या होगा, फोर्थ राइट आंसर होगा, संबंध आपका विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 106 है आपके सामने दिया हुआ। चलिए पहले प्रश्न को गौर से पढ़ते हैं और फिर इस पर प्रश्न जो पूछेगा उसका उत्तर सही सही हमें बताना है। चलिए प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है आपका दिया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न कहता है कि भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है। पहला आपका कथन दिया हुआ है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। तो यही आपका जो है ना कथन सही है। ठीक है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 107 आपके सामने। प्रश्न नंबर 107 है आपके सामने। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो समग्र भाषा उपागम, समग्र भाषा उपागम ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह भाषा शिक्षण के जो है ना, ये भाषा शिक्षण के किस उपागम में समसूची पाठ सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है? तो भाषा शिक्षण के आपका समग्र भाषा उपागम में, ठीक है। भाषा शिक्षण के किस उपागम में? तो समग्र भाषा उपागम में जो है ना, समसूची पाठ सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, समग्र भाषा उपागम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है बच्चों, अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि वाक्य समुदाय लोगों का वह समूह है, वाक्य समुदाय लोगों का वह समूह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वाक्य समुदाय जो है भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। वाक्य समुदाय जो है, वाक्य समुदाय लोगों का वह समूह है जो भाषा के प्रयोगों के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 109 है। 109 है आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है बच्चों, प्रश्न की कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपने विद्यालयों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। ठीक है, कक्षा 5 की अध्यापिका जो है अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए अध्यापिका को? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर, कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, उसे अध्यापिका को इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए। ये इसको क्या है, अध्यापिका को इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है बच्चों, 110 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। 110 का क्या होगा। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियाओं को गौरैया कहते हैं। यह क्या है आपका, भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। कि बच्चे जो है ना उड़ती हुई चिड़िया को क्या कह रहा है, गौरैया कह रहा है। तो ये क्या है, भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का क्या है, यह विस्तारित रूप है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा जो है ना उड़ती हुई चिड़िया को देखकर क्या कह रहा है, उसको गौरैया कह रहा है। तो ये क्या है, यह भाषा अर्जन के दौरान क्या है, यह शब्द त्रुटि का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 111 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? पहला है ऑप्शन आपका व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है संरचनात्मक उपागम। बताइए इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के उपागम के अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्य के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है, या कौन सा राइट आंसर आपका होगा प्रश्न नंबर 111 का? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका संरचनात्मक उपागम। क्या होगा आपका, संरचनात्मक उपागम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या आपका भाषा शिक्षण के समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। कौन आपका, संरचनात्मक उपागम। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि बच्चों गहन पठन क्या है। गहन पठन क्या है, तो गहन पठन जो है ये आपका गंभीर पठन है। क्या है आपका, गंभीर पठन है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, गंभीर पठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 113 है। प्रश्न नंबर 113 कहता है बच्चों आपके सामने है प्रश्न।
प्रश्न पढ़िए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थ्रिया का लक्षण है। डिस्थ्रिया का लक्षण है, बताइए कौन सा। पहला है आपका ऑप्शन लेखन में कठिनाई, दूसरा है ध्वनि वर्ण या शब्दों का दोहराव या लंबी ताल में बोलना, तीसरा है मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ को समन्वय में कठिनाई, और चौथा है जिन शब्दों को बच्चे सुनते एवं पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। यह कौन है आपका डिस्थ्रिया का लक्षण। बताइए इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्थ्रिया का लक्षण आपका मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई, ये आपका डिस्थ्रिया का लक्षण है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई, यानी बोलते समय वो आप जीभ और होठ को सही तरीके से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, बैठाने में कठिनाई महसूस करता है, ये आपका डिस्थ्रिया का लक्षण है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है बच्चों, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। निम्न में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अंतःक्रिया करना यह आपका पठन का उपकौशल नहीं है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, अंतःक्रिया करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 115 है आपके सामने दिया हुआ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 115 क्या कहता है कि पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। दूसरा कथन है, डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि के संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। अब बताइए इनमें कौन सा कथन सही है पठन के बारे में, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। पठन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ उसको ग्रहण भी किया जाता है। तो एक कथन आपका सही है, एक कथन आपका सही है। और दूसरा कथन है कि डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनियों की संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो बी आपका कथन गलत है। तो ए सही है, बी गलत है। तो किस जो आपका ये जो कथन है, ए सही और बी गलत, आपका जो कथन है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 116 है। प्रश्न कहता है कि कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, ठीक है। यह क्या है, यह क्या है। तो यह मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना, या कक्षा में क्या है, मुद्रित परिवेश शिक्षण का क्या है, यह अच्छा तरीका है, ठीक है। तो कक्षा की 2 अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा कार्य करना है। तो उसके लिए दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। तो ऑप्शन आपका यही फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है बच्चों, अगला प्रश्न है 117 नंबर। प्रश्न कहता है, प्रश्न के नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियों दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त की जा सकती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर यही हो जाएगा आपका भाषा कौशल विकास के लिए। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 118 है। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 118 है कि मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशलों और क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
यानी मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और क्षमताएं है। तो भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? पहला है कथन संज्ञानात्मक उपागम, दूसरा कथन है प्राकृत उपागम, तीसरा कथन है व्यवहारिक उपागम और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। इन चारों में से कौन सा सही है? तो देखिए, मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखता है जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और क्षमताएं है। तो भाषा अर्जन का यह विचार जो है ना आपका व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। क्या है? आपका व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक उपागम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न की नोम चोम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषविक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नोम चोम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य जो है ना जब पैदा लेते हैं तो भाषा क्षमता के साथ पैदा लेते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भाषा अर्जन उपकरण क्या होगा? भाषा अर्जन उपकरण। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, भाषा अर्जन उपकरण। और यह लास्ट प्रश्न आपका हिंदी का है, प्रश्न नंबर 120। बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि को कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहला कथन है गहन पठन, दूसरा है विस्तृत पठन, तीसरा है सरसरी और तौर पठन और चौथा है बारीकी से पठन। इन चारों में से कौन होगा आपका राइट आंसर? तो बच्चों को अवकाश यानी छुट्टी के दिनों में जो गृह कार्य दिया जाता है और अपनी रुचि की 10 कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह का जो आपका जो गृह कार्य दिया जा रहा है, इस तरह का गृह कार्य को आप क्या कहिएगा बताइए? इसको कहेंगे विस्तृत पठन। क्या कहेंगे? आपको विस्तृत पठन कहेंगे। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, विस्तृत पठन। ठीक है, बच्चों को अवकाश यानी गृह कार्य के रूप में, ठीक है, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि को कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो विस्तृत पठन करने के लिए आपको उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, विस्तृत पठन। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 7 फरवरी 2023 को जो आपका सीटेट पेपर 1 में हिंदी से प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए लगातार और उसी क्वेश्चन से मॉक टेस्ट लगाइए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, थोड़ा बहुत भाषा को घुमाएगा, लेकिन प्रश्न जो है ना इसी तरह से पूछता है एग्जाम में। तो आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी से मॉक टेस्ट लगाइए, इसी को पढ़िए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी आप एग्जाम पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।